Hello and welcome to your on YouTube channel Concepts of Physics with Ajay sir. So now let us start with the first unit of the physics, that is electrostatics. So have a look on the topics that are being included in the first unit electrostatics. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट यूनिट में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो ये आपका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी, दिस इज़ द सिलेबस जो आपको कवर करना है अपनी फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब पहले इसका मीनिंग, जो इसका नाम का मीनिंग है वो समझते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख रहे हैं दो पार्ट हैं, इस वर्ड के दो पार्ट हैं, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स. सो पहला जो पार्ट है इट इज इलेक्ट्रो. इस इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज से. हमेशा किससे होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है हमेशा चार्ज से, राइट. स्टैटिक्स आप जानते हैं, स्टैटिक्स का मीनिंग होता है एट रेस्ट. एट रेस्ट. सो ये जो फर्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस यूनिट का जो नाम है, इसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है हमारे पास, वो निकल के आ रहा है कि चार्ज है और वो रेस्ट पर है. सो इट मीन्स इन दिस फर्स्ट यूनिट हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, उन सभी में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस किस पर होंगे? रेस्ट पर होंगे. तो यहाँ से ये एकदम क्लियर हो जाती है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सभी चार्जेस कैसे होंगे? रेस्ट पर होंगे. और यही इसका मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. अब जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग समझ चुके हैं, अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. तो जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. क्या आता है बेटा? सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप सब ने बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे आज तक. जैसे कि आपने विंटर्स में चेक किया होगा कि जब हम अपने वूलन क्लोथ्स को जो है जब निकालते हैं तो उसमें से स्पार्किंग की आवाज़ आती है, क्रैकलिंग साउंड आती है कुछ, है ना. कभी कभी आपने देखा होगी अगर प्लास्टिक की चेयर रखी होती है, उसको आप टच कर दे तो आपको शॉक लगता है, एक मिनी शॉक लगता है. कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं जो स्लाइड पर झूला झूलने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे उसको टच करते हैं तब उनको शॉक लगता है. एक काम तो आप सबने 100% किया होगा, आई बिलीव दैट, कि जब आप छोटे थे तो आपने एक स्केल लिया होगा प्लास्टिक का, उसको ऐसे अपने बालों में रब किया होगा और कुछ छोटे छोटे पीसेस किए होंगे पेपर के आपने, और उसको स्केल लगा के आपने उन पेपर के पीसेस को उठाया होगा. आई थिंक ये काम तो आप सबने अपने चाइल्डहुड में पक्का किया होगा. तो ये सब जो फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक और जैसे जनरली हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि सपोज बर्थडे सेलिब्रेशन है तो जो बलून्स होंगे, हम उन बलून्स को क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं और दीवार पर चिपका देते हैं बिना किसी सेलो टेप के, बिना किसी ग्लू के. सो ये सब जो फिनोमिना है हमारे डेली लाइफ के, इन सब के पीछे जो रीज़न है, दैट रीज़न इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. नाउ आई वांट कि आप लोगों में से जितने लोगों ने वो एक्टिविटी की है, कौन सी वाली? बलून वाली की है, या किसी ने अपना जो है वूलेंस को निकालते हुए आवाज़ सुनी है, या किसी ने अपने बचपन में स्केल को ऐसे रब करके पीसेस को लिफ्ट किया है, उसको चिपका के उसको उठाया है. प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सी वाली एक्टिविटी की है. और अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ की हैं तो सारी एक्टिविटीज़ आपकी कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए. यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि किसको हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है ये. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, कि जब हम उनको एक दूसरे के साथ रब कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो उन ऑब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रिसिटी दिखती है, जो चार्ज दिखता है, दैट चार्ज इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सो here you got the answer to that what is frictional electricity and you have got the examples too, जो examples मैंने आपको बताए थे अभी. अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है, एंड दैट पॉइंट इज कि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको समझाया, स्टैटिक, जहाँ भी वर्ड स्टैटिक आ गया आप समझ जाएंगे मतलब है इस चीज़ का रेस्ट है, इट इज मतलब जहाँ पर मोशन ना हो. सो यू आर सेइंग दैट कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज known as static electricity. It means what? It means that कि जो भी ये चार्जेस डेवलप होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये उस ऑब्जेक्ट पर मूव नहीं करते हैं. दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्ट. ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के अगर एक पार्ट पर है तो वो सारे में मूव करेंगे, नहीं. जहाँ पर हैं वो ऑब्जेक्ट के उसी पार्ट पर आपको दिखाई देते रहेंगे. क्योंकि ये चार्जेस जो डेवलप हुए हैं किस चीज़ से, जो अभी आपने यहाँ पढ़ा है कि रब करने की वजह से जो चार्जेस डेवलप हुए हैं, ये चार्ज चूँकि मूव नहीं करते हैं, ये जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं,
इसीलिए इन चार्जेस को या इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन कई बार आपसे वाइवा में आपके प्रैक्टिकल हम पूछ सकते हैं कि भाई वाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, कि चूंकि आपसे देखेंगे सर क्योंकि ये चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं ये चार्जेस मूव नहीं करते हैं, जहां पर भी ये अपीयर होते हैं ये वहीं पर रहते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस हैव अ लुक ऑन द हिस्ट्री कि चार्जेस की जो शुरुआत हुई है, इनकी जो पढ़ाई की जो स्टडीज़ की गई हैं वो कैसे शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है। सो इफ़ आई गो बैक इनटू 600 BC, अगर मैं बात करूँ आपसे 600 BC की, सो इन 600 BC, सो देयर वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स, देयर वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था। एंड उस टाइम पर एक सब्सटेंस हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं एम्बर, वी कॉल इट एज एम्बर। ये जो सब्सटेंस है, ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल को उस टाइम पर काफ़ी यूज़ किया जाता था। सो इस सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी थी कि जब इस सब्सटेंस को हम रब करते थे विद द वुलन क्लोथ्स, तो ये जो सब्सटेंस है इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग, ये अट्रैक्ट करता था किसको, लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ड्राई लीव्स हो गई, और यू कैन से फेदर्स ऑफ द बर्ड्स हो गए, जो इस तरीके के हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स थे, वो ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। सो इट वाज ऑब्जर्व फर्स्ट इन 600 BC बाय अ ग्रीक साइंटिस्ट, यू कैन, जिनका नाम था थेल्स। बट इस समय केवल ये इतना ही समझ पाए थे कि कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि सब्सटेंस में आ रही है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन हो रहा है, इसके अलावा इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं समझ पाए थे तब। बट लेटर ऑन स्टडीज़ की गई, फिर बात आती है 1600 AD की, इट इज़ अराउंड द टाइम ऑफ 600 AD, इट वॉज द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो उनके जो एक पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे उस टाइम पर, उन्होंने जो है अपनी एक बुक थी डी मैग्नेटे, सो उस डी मैग्नेटे बुक में उन्होंने अपना इस प्रॉपर्टी पर काफ़ी रिसर्च की और उस पर काफ़ी कुछ बताया। ही देन इंट्रोड्यूस्ड अ नेम फॉर सच सब्सटेंसेज, जो भी सब्सटेंसेज इस टाइप के थे कि जो अपॉन रबिंग चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, उन सभी सब्सटेंसेज को इन्होंने एक नाम दिया एंड दैट नेम वॉज इलेक्ट्रिका। Right? There is a theory that in Greek language, the name for amber is electrum. So electrum, ऐसा माना जाता है कि जितने भी हमने ये वर्ड्स पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आप, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितने भी इस टाइप के वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, उन सब के नाम ये माना जाता है कि ये सब के सब इस वर्ड इलेक्ट्रम से ही ड्राइव किए गए हैं। अभी तक हमने समझा है कि चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से जो है ऑब्जर्व की गई, फिर उसको कैसे नोटिस किया गया, फिर उसको कैसे उसके बारे में स्टडी की गई, एंड फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उन सबको ऐसे सब्सटेंसेस को एक नाम मिल गया इलेक्ट्रिका। और एम्बर का जो ग्रीक लैंग्वेज में जो नाम है वो इलेक्ट्रम है, जिससे हमारे जो भी आज के प्रेजेंट डे के जितने नाम है लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो सभी के सब इसी वर्ड से ड्राइव किए गए हैं। नाउ लेटर ऑन आफ्टर दिस, अब बारी थी ये फाइंड आउट करने की कि चार्जेस जो हैं वो कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, राइट। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि चार्जेस कितने प्रकार के हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए जिनकी हेल्प से हमें मालूम पड़ा कि चार्जेस जो हैं दो टाइप के होते हैं। नाउ लेट अस सी कि वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, कैसे मालूम पड़ा हमें कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। सो चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि द टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसको जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा था हमें कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। नाउ लेट अस सी कि इस एक्सपेरिमेंट को हमने कैसे किया था और इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। लेट अस सी दैट। सो इसमें बेटा क्या काम किया गया है कि सबसे पहले हमने इसमें ग्लास रॉड ली, राइट। इस ग्लास रॉड को रब किया गया विद द सिल्क क्लोथ। ये आप ध्यान रखेंगे कि ग्लास रॉड को रब किया गया है विद द सिल्क क्लोथ, राइट। तो सिल्क का एक कपड़ा लिया हमने, ग्लास रॉड को हमने अच्छे से रब कर दिया, राइट। अब ये जो ग्लास रॉड है, ये वो रॉड है जिसको हमने इस सिल्क क्लोथ से रब किया हुआ है, राइट। फिर हमने क्या काम किया, एक दूसरी ग्लास रॉड ली, उस ग्लास रॉड को भी हमने एक सिल्क वाले कपड़े से अच्छे से रब किया। नाउ एक ग्लास रॉड को हमने यहाँ सस्पेंड किया इससे, बिल्कुल ये सिल्क थ्रेड है, ये भी एकदम लाइट सिल्क थ्रेड है। सो विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड इसको हमने टांग दिया, सस्पेंड कर दिया। अब ये दोनों ही रॉड्स जो हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों रॉड्स को
चार्ज किया है हम लोगों ने, किससे चार्ज किया है, सिल्क क्लॉथ से चार्ज किया है, राइट। एंड व्हेन दीज टू रॉड्स वर ब्रॉट नियर टू ईच अदर, जैसे हम इस रॉड को इस वाली रॉड के पास लेके आए, राइट, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड इस वाली ग्लास रॉड से दूर जाने लगी, मतलब रिपेल करने लगी, राइट। सिमिलरली हमने क्या काम किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया। दिस टाइम वी हैव टेकन एबोनाइट रॉड्स। हमने कौन सी रॉड ली है, एबोनाइट रॉड्स ली हैं। और याद रखेंगे आप कि इस एबोनाइट रॉड्स को हमने रब किया, किससे, वूल से रब किया, राइट। अब क्या हुआ, सेम जैसे हमने इस वाले केस में किया था वैसे हमने इस वाले केस में भी किया है। इस एबोनाइट रॉड को हमने पहले अच्छी तरीके से रब किया विद द हेल्प ऑफ वूल, और वूल से रब करने के बाद इसको हमने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, इसको हमने टांग दिया है। सिमिलरली वी हैव टेकन अनदर एबोनाइट रॉड, और उस रॉड को भी हमने क्या काम किया है, अच्छी तरीके से वूल से रब किया है। और रब करने के बाद अब हम जब इस वाली रॉड को इस टंगी हुई रॉड के पास लेके आए, सो हमने सेम चीज़ वही ऑब्जर्व की कि ये वाली रॉड जो है, ये रॉड भी इस वाली रॉड से दूर जाने लगी, मतलब इट ऑल्सो स्टार्टेड रिपेलिंग, राइट। तो ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई। पहले केस में भी सेम ऑब्जर्वेशन कि हमने दो ग्लास रॉड ली थी, दोनों को रब किया था सिल्क से, और उसको जब पास लेके आए तो वो दूर चली गई। द सेम ऑब्जर्वेशन इज हियर, बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर ग्लास रॉड थी, यहाँ पर एबोनाइट रॉड है, वहाँ पर सिल्क से हमने इसको रब किया था, यहाँ पर इसको हमने वूल से रब किया है, राइट। दोनों केस में सेम ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट कब आया, जब हमने यहाँ पर ली, ये ग्लास रॉड थी, ये एबोनाइट रॉड थी, मतलब हमने एक रॉड यहाँ से ली और एक रॉड हमने यहाँ से ली, और जब इन दो रॉड्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद दीज टू डिफरेंट रॉड्स, एक ग्लास और दूसरी एबोनाइट, तब हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम इस रॉड को इसके पास लेके आए, तो इस रॉड का जो मूवमेंट था वो टूवर्ड्स द रॉड था, मतलब ये वाली रॉड जो थी इस रॉड से अट्रैक्ट हुई। सो ये एक यहाँ पर डिफरेंस आया। पहले क्या देखा हमने, पहले हमने देखा कि इस वाले केस में हो चाहे इस वाले केस में हो, दोनों रॉड्स सेम टाइप की थी, और दोनों रॉड्स पर चाहे वो ये और ये हों, चाहे वो ये और ये हों, इन पर सेम चार्ज था, इसीलिए दोनों रॉड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। लेकिन जब हमने इसमें से एक ली और एक इसमें से ली और उसको पास पास लेके आए, तब मालूम पड़ा कि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ दैट कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, द चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। अब जब चूंकि हमें मालूम पड़ चुका है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, तो अब उनका नाम रखा गया। जो ग्लास रॉड पर आया, राइट, इस वाले चार्ज का नाम दिया हमने विट्रस। क्या नाम दिया इसको हमने, विट्रस, राइट। और जो एबोनाइट रॉड पर आया उसको नाम दिया हमने रेजिनस। सो जो चार्ज ग्लास रॉड पर अपेयर हुआ था उसको हमने नाम दिया विट्रियस, और जो चार्ज हमने एबोनाइट रॉड पर देखा है उसको नाम दिया हमने रेजिनस। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इनका नाम रेजिनस और विट्रस क्यों था। तो देखिए, एबोनाइट इज अ सिमिलर सब्सटेंस, सिमिलर मटेरियल लाइक एम्बर। ये बिल्कुल एम्बर के जैसा ही एक सब्सटेंस, राइट, था। तो और एम्बर इज रेजिन, एम्बर क्या है, एम्बर एक रेजिन है, तो इसीलिए इसको नाम दिया हमने रेजिनस, राइट। ऑन द अदर हैंड ग्लास रॉड, ग्लास को बोलते हैं विट्रम, ग्लास इज नोन एज विट्रम, और विट्रम से वर्ड बना क्या, विट्रियस। इट मीन्स कि जो चार्ज ग्लास पर आया, यानी कि जो चार्ज विट्रम पर आया वो विट्रियस हुआ, और जो चार्ज एम्बर यानी रेजिन पर आया उसका नाम रेजिनस हुआ। हालांकि बाद में ये नाम जो है दोनों चेंज करने पड़े हमें, उसका रीज़न ये था क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एबोनाइट रॉड है उस पर केवल रेजिनस चार्ज है, उस पर विट्रस चार्ज भी देखा गया बाद में, और ज़रूरी नहीं है कि जो ग्लास रॉड है उस पर केवल विट्रियस चार्ज है, उस पर हमने रेजिनस चार्ज भी देखा बाद में। सो इसीलिए ये दोनों नाम जो हैं सही नहीं थे, दे वर नॉट करेक्ट। लेटर दीज नेम्स वर चेंज्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने नाम सुना होगा साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन नाम को चेंज किया, और इन नाम को चेंज करके उसने कहा कि जो विट्रियस है दिस विल बी नोन एज पॉजिटिव, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज, और जो रेजिनस है इसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज, राइट। सो विट्रियस चार्ज बन गया पॉजिटिव चार्ज और रेजिनस बन गया नेगेटिव चार्ज। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, किसको हमने विट्रियस कहा है, किसको हमने रेजिनस कहा है और क्यों कहा है। लेटर ऑन विट्रियस बन गया पॉजिटिव और रेजिनस बन गया नेगेटिव।
इस एक्सपेरिमेंट से हमारे सामने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है वो क्या आता है कि लाइक चार्जेस अगर हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, सो इफ़ वी हैव द लाइक चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर यहाँ चाहे यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी लाइक चार्जेस थे तो रिपेल कर रहे थे, यहाँ पर भी रिपेल कर रहे थे। और अगर चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, चार्जेस अपोजिट टाइप के हैं, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो लॉ है दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आप ध्यान रखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। नाउ व्हाट इज चार्ज? अब हम समझ चुके हैं कि चार्जेस कैसे आ रहे हैं, अब समझना है हमें कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, वो सब बने हुए होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, राइट। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये दो चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस में हैं, प्रोटॉन्स और उसके पूरे चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, इनके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये आपको देखने को मिलती है। सो यू कैन से दैट कि चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दैम, राइट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। एंड इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम, और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल C। तो आप याद रखेंगे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। और आप ध्यान रखेंगे एलिमेंट्री चार्ज जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज होता है दैट इज +E, इट मीन्स इक्वल टू प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये नहीं भूलना है आपको कि एलिमेंट्री चार्ज प्रोटॉन जो है उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 प्लस का इंटू 10 के -19 कूलम। सिमिलरली जो एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है -E, दैट इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो ये बात आपको बिल्कुल से नहीं भूलनी है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज दिस मच एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। आप यहाँ देख पा रहे हैं ठीक से कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए जो नेट चार्ज होता है किसी भी एटम पर वो 0 होता है। एटम्स आर जनरली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। सो नेट चार्ज ऑन एन एटम विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उनको रब किया है, रब करने की वजह से क्या हुआ, उनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं जो मैं दिख रहे हैं। और अभी एग्जांपल देखा था आपने कि एपोनाइट रॉड वाला एग्जांपल था, अभी एक ग्लास रॉड वाला एग्जांपल था, उससे पहले एम्बर का एग्जांपल था, स्केल वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है, राइट। सो इन सभी जो ये एग्जांपल्स हैं इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि रबिंग कर रहे हैं, रबिंग करने की वजह से जो है चार्जेस आ रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि रब करने की वजह से ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से चार्ज आ रहे हैं, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ओरिजिन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जो अपीयर हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अच्छे से पता है, आप लोग पढ़ के आ चुके क्लास 9-10 में बहुत बढ़िया से, कि जो एटम होता है, इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आप जानते हैं सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं इन द ऑर्बिट्स, ये सब आप जानते हैं अच्छे से, राइट। सो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड, दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंडेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं वो उतनी स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते हैं, या कह लो जो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो वहाँ पर फिक्स रह सकें, ठीक है। सो व्हेन यू रब द ऑब्जेक्ट्स, जब आप ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो होता क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होती है, द हीट और कैन से द एनर्जी इज लिबरेटेड देयर, राइट। जो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले
इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, कैसे यहाँ हैं, राइट। दीज इलेक्ट्रॉन्स जो ये बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, दे एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद दे जस्ट सिंपली लीव द एटम, वो एटम को छोड़ देते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है, राइट। जो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है इलेक्ट्रॉन को, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट एटम, राइट। हर एक का अलग अलग होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आपने अगर इतने अमाउंट में, यानी कि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट में अगर एनर्जी प्रोवाइड की आपने, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके दे विल सिंपली लीव द एटम, और वो एटम से बाहर चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ है बात समझने वाली। लेट मी टेक यू द एग्जाम्पल ऑफ ग्लास रॉड। दिस इज द ग्लास रॉड, राइट, एंड यू आर रबिंग इट विद सम कैन से सिल्क क्लोथ। ये सिल्क क्लोथ है हमारे पास, और ये है ग्लास रॉड। अब देखिए आप, when you start rubbing this rod with the help of silk cloth, तो हुआ क्या, सिल्क क्लोथ को इस पे जब आप रब कर रहे हैं, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको उतनी अमाउंट में एनर्जी मिल गई जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, दैट इज जो उनका वर्क फंक्शन था, ठीक है। दूसरी बात ये आप ध्यान रखेंगे, जो ग्लास रॉड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम होती है, मतलब वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो जैसे ही आप इसकी रबिंग शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी मिल जाती है। आफ्टर गेटिंग दैट एनर्जी, जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से चले गए सिल्क में। कहाँ चले गए? सिल्क में, राइट। आपने सिल्क से रबिंग की, रबिंग से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, हीट मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने, जो आउटर मोस्ट शेल में थे। वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चले गए हैं, अब सिल्क में चले गए हैं। नाउ हियर इज द पॉइंट, जो बात ध्यान समझेंगे आप, इसके पास जो ग्लास रॉड है, अर्लियर इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। कि इनिशियली इस ग्लास रॉड के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, और एक ऐसे जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। सो चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी प्रोटॉन्स थे, उन सब का चार्ज मिलकर क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। मतलब लेट से कि अगर वो x पॉजिटिव था तो उतना ही नेगेटिव भी था, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज जो था, द ओवरऑल चार्ज ऑन द ग्लास रॉड वाज 0, मतलब ग्लास रॉड थी न्यूट्रल। बट हुआ क्या, जैसे ही आपने ये प्रोसेस अप्लाई किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मतलब कहाँ से, यहाँ से, आफ्टर गेटिंग द एनर्जी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो गए कहाँ पर, सिल्क में। अब इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो तो उतने ही हैं जितने पहले थे, बट अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, मतलब उतने ही प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा होते चले जाएंगे। सीधी सी बात ये है। अब जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होंगे तो आपको यहाँ पर अब एक पॉजिटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आपने इसको रब किया विद द हेल्प ऑफ सिल्क क्लोथ, तो इस पर जो चार्ज आया दैट वाज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए थे। एंड माइंड माई वर्ड्स, यहाँ इसको नोट करेंगे आप, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आया होगा, क्योंकि अब पहले इसके पास भी जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, बट अब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो यहाँ पर अब उतना ही नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा। सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड दिस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो इसका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नोट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप ये चार्ज देख रहे हो, जो ये चार्ज अपेयर हो रहे हैं रबिंग करने के बाद चीज़ों पर, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर काम का। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ अपना एक सर्टेन मास है, इलेक्ट्रॉन्स हैव फिक्स सर्टेन मास, उनकी वैल्यू, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं
इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपको, क्या मिलता है कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, राइट, तो देयर विल बी अ चेंज इन इट्स मास। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया इसका कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा? मास ट्रांसफ़र होगा। अब आप यहाँ समझ जाएंगे, चूंकि जब पॉजिटिव चार्ज आता है वो कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मतलब क्या, यहाँ पर मास कम हो रहा है, राइट। तो अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप समझ जाएंगे कि उसका मास अब कम हो गया है पहले से। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो मतलब उसके पास मास ऐड हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इफ़ द बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो आप समझ जाएंगे कि उस बॉडी का जो मास है वो पहले से बढ़ चुका होगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जो भी ये मास ट्रांसफ़र है ये केवल आपको ऑब्जर्व होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने आप ऐसे उठा के चेक करके बता पाएंगे हाँ भारी है या हल्का है। इट इज़ ऑब्जर्व ओनली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, चूँकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत ही कम है, राइट। सो बट देयर इज़ अ मास ट्रांसफ़र, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल कहाँ है? केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इसको आप ध्यान रखेंगे। सो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट किसके बारे में। अब यहाँ पर आप पॉइंट नोट करेंगे जो हमने इस पूरे डिस्कशन से समझी है। क्या समझी है? दैट इज़ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आप ध्यान रखें। क्या पॉजिटिव चार्ज का मतलब है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी ये मत कहना कि प्रोटॉन्स जो है आगे कहीं से नहीं। प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम। ये बात ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल भूलना नहीं है। प्रोटॉन्स के नंबर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज, तो आप समझ जाएंगे इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस पर जो है अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ गए हैं जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। सो ऑल दिस इज अबाउट द चार्ज। चार्ज हमने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से समझ चुके हैं, इसकी हिस्ट्री समझ चुके हैं कैसे कैसे हुआ है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, की चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सो लेट अस नाउ डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये तो हम जानते हैं, इसको मैंने आपको बताया अभी भी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि दिस इज नोन एज द वेरी फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में अपने बसा लेना है कि लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होगी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एलिमेंट्री चार्ज इज कांस्टेंट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चेक करें, देखिए एलिमेंट्री चार्ज मैंने बताया आपको अभी कि एलिमेंट्री चार्ज क्या है, या तो प्रोटॉन है या तो इलेक्ट्रॉन है। ऑल्दो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अभी इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के भी सब पार्टिकल्स आ गए हैं जिनको बोलते हैं क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स, राइट। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम अप क्वार्क और दूसरे को बोलते हैं हम डाउन क्वार्क। तो जो अप क्वार्क है इस पर जो चार्ज है इट इज यू कैन से 2/3 या 2/3 ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो डाउन क्वार्क है इस पर नेगेटिव 1/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये अभी एक रिसेंट डिस्कवरी है, बट आपको अभी ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री चार्ज केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर चार्ज इक्वल है, बट साइन का डिफरेंस है, बस प्रोटॉन पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो, राइट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर। अब यहाँ पर समझना है हमें कि इसका मीनिंग क्या है। व्हेन यू से दैट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, व्हाट इट रियली मीन्स। तो इसका मीनिंग ये है बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं लेट अस से कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है लेट अस से, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट पर क्या है, डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट चार्जेस, लाइक यहाँ पर है +Q1 लेट अस से, यहाँ मान लो
-Q2 है, लेट अस से यहाँ पर +Q3 है, यहाँ पर +Q4 है, लाइक दिस। सो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। अब आप कह रहे हो कि जो चार्ज है वो एडिटिव है नेचर में अपने, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा दैट इज Q, दैट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस। एंड व्हेन यू से एल्जेब्राइक सम मतलब अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो जो चार्ज, जो ओवरऑल चार्ज है, नेट चार्ज है इस ऑब्जेक्ट को बन जाएगा, कितना बन जाएगा, +Q1 देन -Q2 +Q3 and +Q4. So in this way you will get the total, or you can say net charge on this object. So this is the meaning of additive in nature. इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, राइट। सो दैट इज़ वाई जब आप उसका टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो कितना आगा, एक +1 यूनिट एंड -1 यूनिट इक्वल टू 0। इसीलिए जितने भी एटम्स हैं, लगभग सभी एटम्स पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब आप उनका नेट फाइंड करेंगे तो आप जितने प्लस वाले उनको प्लस कर देंगे, जितने माइनस वाले उनको माइनस कर देंगे, तो नेट चार्ज कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट इज वाई द एटम्स आर जनरली न्यूट्रल इन नेचर, ठीक। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कंजर्व्ड, कि चार्ज इज कंजर्व्ड। सो व्हेन यू से चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस सिस्टम पर जितना चार्ज है इनिशियली उतना ही रहेगा फाइनली। तो जितना इनिशियली था उतना ही फाइनल रहेगा। नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल अगेन, कौन सा वाला, ग्लास रॉड वाला एग्जांपल लेते हैं फिर से। तो आप देखिए, जब इनिशियली हम लेते हैं तो ग्लास रॉड, लेट अस से दिस इज द ग्लास रॉड, राइट। तो ग्लास रॉड पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। सिमिलरली जो सिल्क क्लॉथ था हमारे पास, उस सिल्क क्लॉथ पर भी कोई भी चार्ज नहीं था। सो इनिशियली इस पूरे सिस्टम पर कोई चार्ज नहीं था, टोटल चार्ज वो 0। बट फिर क्या हुआ, हमने इस क्लॉथ के साथ इसकी रबिंग की, रॉड की, एंड देन वी ऑब्जर्व दैट, हम देखा कि जो ग्लास रॉड है इस पर आया चार्ज पॉजिटिव और सिल्क पर आ गया नेगेटिव, राइट। तो जितना इस पर पॉजिटिव आया उतना ही इस पर नेगेटिव आया कपड़े पर। तो अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो जो ओवरऑल चार्ज है इस पूरे सिस्टम का वो कितना है, वो उतना ही जितना पहले था, कि जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना ही यहाँ नेगेटिव आ गया है, और दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो चार्ज इज कंजर्व्ड, ये ध्यान रखेंगे आप। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि अगर किसी सिस्टम में, इफ इन एनी सिस्टम, उस सिस्टम के किसी पार्ट पर अगर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो रहा है, तो ये कंफर्म है कि उसी सिस्टम के किसी दूसरे पार्ट पर कहीं ना कहीं उतना ही नेगेटिव चार्ज भी अपेयर होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे आप, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि इसका यूज़ आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी करने वाले हैं, और आपको ये ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ना इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले देखिए, एक वर्ड होता है क्वांटा। क्या वर्ड होता है बेटा, लेट मी टेल यू। देखिए, एक वर्ड होता है क्वांटा, और क्वांटा का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, पैकेट। इट इज पैकेट, राइट। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसको समझने के लिए हम वापस जाएंगे कैसे, कहाँ पर, कि चार्ज आया किस वजह से था। तो अगर आपको ध्यान है तो चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होगा तो ये ऑब्वियस है, या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन गया पहले पूरा और सेकंड इलेक्ट्रॉन पूरा न जाके आधा पहुंच गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्ट में जाए। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स 3.5 गए या 4.5 गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो पूरा जाएगा इलेक्ट्रॉन या तो नहीं जाएगा, राइट। अब इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। ये है ग्लास रॉड, राइट, और ये है रफ सिल्क क्लॉथ जिसको हमने लिया, ये कपड़ा हो गया सिल्क वाला, ये ग्लास रॉड होगी, ठीक है। अब जब हमने इस कपड़े से इस ग्लास रॉड को रब करना शुरू किया होगा तो आपने देखा क्या, मतलब आप सोचिए, पहले इस पर से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा,
राइट, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही इस पर से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, इस पर चार्ज आ गया होगा +1 और इस पर आ गया होगा -1, ठीक। अब क्या हुआ, अब इसको हमने अभी और रब किया तो फिर क्या हुआ, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक। अब जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर चार्ज आ गया कितना, एक और प्लस, और इस पर आ गया एक और माइनस, ठीक। फिर हमने इसको और रब किया तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब यहाँ चार्ज हो जाएगा +3 और यहाँ हो जाएगा -3, राइट। सो इन दिस मैनर हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुंच रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी चार्ज यहाँ आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। कि देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज कितना आ गया, 3 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन आ गया चार्ज यहाँ पर, और यहाँ कितना आ गया, 3 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन आ गया चार्ज यहाँ पर, ठीक है। सो इस बात से हमें क्या मालूम पड़ता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा, राइट, वो क्या होगा, वो होगा ±NE, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, वेयर n, जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। कितने भी, जितने इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे उतना चार्ज इस पर आता रहेगा, ठीक है। और E क्या है इसमें, E इज एलिमेंट्री चार्ज, ठीक। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू ±NE। प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो मतलब चार्ज आएगा पॉजिटिव, और अगर उस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो चार्ज आएगा नेगेटिव, राइट। सो चार्ज प्लस माइनस हो सकता है, बट ये ध्यान रखेंगे आप, चार्ज जो भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो होगा Q इज इक्वल टू NE। अब आप एक सवाल कीजिए, लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट है और हम कह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो है 1 कूलम। कितना है, 1 कूलम। अब आपको ये बताना है कि इस 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर आए होंगे या उस पर से गए होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है NE, और आप कह रहे हो चार्ज जो है वो है 1 कूलम, और हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एलिमेंट्री चार्ज जो होता है E वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा फिर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। अब इसको सॉल्व करके मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि n की वैल्यू क्या आने वाली है। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब उस पर से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे या उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। अगर मैं इसको बोल दूं +1 यहाँ पर, तो आप समझ जाएंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इस पर से चले गए हैं। अगर मैं इसको बोल दूं -1 यहाँ पर, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब इस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ Q इज इक्वल टू +-NE। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है इसको भूलना नहीं है कि Q इज इक्वल टू +-NE। ये आपका बहुत ही काम का फॉर्मूला है जो आपका बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज लास्ट वन, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन। इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन, अब आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा होगा, जो मास है, मास भी देखिए बेटा, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, और चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, तो फिर दोनों में कंपैरिजन बनता है। अब मास जो है, मास वेरी करता है विद द स्पीड, हमने पढ़ रखा है, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी शायद, बट मास डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। एक फॉर्मूला होता है दैट m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c², राइट। ये फॉर्मूला होता है वेयर m0 इज नोन एज द रेस्ट मास, m इज द रिलेटिविस्टिक मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मास है, दिस मास इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा कौन, मास, ठीक है। सो मास बीइंग एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। हाउएवर जो चार्ज है, दैट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, or it does not depend on the motion of the object, right? So charge is independent of the motion. So here
वी हैव डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, राइट। आई थिंक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई डाउट भी है इन प्रॉपर्टीज़ में तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट्स में नहीं आया है, राइट। सो मैं उसमें कुछ भी करके आपको वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बट आप ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि n की वैल्यू कितनी आएगी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज है तो। सो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, देखिए अभी तक हमने कवर किया है इसमें सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने पूरा जो हिस्ट्री है चार्जेस की कैसे कैसे इसमें डिस्कवरीज हुई हैं वो मालूम पड़ा हमें। उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्ज होता क्या है, एंड लास्ट में वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, वो टॉपिक शुरू होगा कूलम्स लॉ, राइट। सो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ को, उसको ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और विल ट्राई टू solve few numerical problem also on this formula Q is equal to plus minus NE, ठीक है। So till then stay happy, stay healthy, जय हिंद, जय भारत।